मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 96वीं कक्षा प्रारंभ हो रही है। पीछे कुछ पूछने का है तो बताइए। पहले से ही निश्चय कर लिया करें कि ये विषय पूछना है। हमारा प्रसंग जो चल रहा था उसमें जो 4 विषय उठाए थे सिद्धांती ने कि इनके विषय में भी हम पूर्व पक्षी से प्रश्न करें। उसमें परिमाण का पूरा हुआ था। हाँ, वो परिमाण, संयोग, स्पंद और जाति विशेष, अर्थात इनके द्वारा भी अवयवी की सिद्धि होती है और पूर्व पक्षी अवयवी को मानता नहीं, तो इनके द्वारा भी हम उससे प्रश्न करके और उसके अवयवी के न मानने की जो मान्यता है उसका हम खंडन कर सकते हैं। तो उसमें पहले परिमाण का आया था और परिमाण को सिद्ध करने के लिए जो महत् शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार परिमाण 2 प्रकार का, एक अणु परिमाण और दूसरा महत् परिमाण। अणु परिमाण केवल 2 में ही घटाते हैं ये, एक अणु में और दूसरा 2 अणुओं के समुदाय में। इन्होंने अणु का प्रयोग किया है, उसी को परमाणु भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अणु को नित्य मान करके चलते हैं। अविभाज्य खंड। परमाणु फिर महत आ जाएगा। नहीं, हम जिसको अणु कह रहे हैं या जिसको कणाद जी अणु कह रहे हैं वो परमाणु ही है। अच्छा। लेकिन वो परमाणु उस दृष्टि से नहीं है। अंततः जो हम सांख्य में देखेंगे कि सत्वर स्तंभ पर पहुंचते हैं, वो इनके विचार का क्षेत्र नहीं है। इनके विचार का क्षेत्र जहां से प्रारंभ होता है वहां इन्होंने अणु को नित्य माना हुआ है। अब नित्य तभी तो कहेंगे हम जब अविभाज्य कहेंगे उसके लिए। अविभाज्य कहेंगे जब। तो सृष्टि काल में वो अविभाज्य ही हैं। प्रलय काल की छोड़ दीजिए, प्रलय काल की चर्चा ये नहीं करते। और योग और सांख्य जो है ये प्रलय काल तक पहुंचाएंगे, साम्य अवस्था तक पहुंचाएंगे। तो इनकी दृष्टि से जो अणु है वो इनके लिए परमाणु ही है एक प्रकार से। तो अणु हो गया अणु परिमाण वाला। परमाणु छोटा है अणु से। दोनों में तुलना की जाए तो मतलब परमाणु छोटा। हाँ, महर्षि ने एक पता नहीं कहां पर प्रसंग है, या तो उनके प्रवचन में है या कहां, ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कहीं देखा है कि उन्होंने 60 परमाणुओं को मिलाकर है ना, एक अणु कहा। और मेरे ख्याल में सृष्टि उत्पत्ति विषय में ही है, कहीं है ऐसे। 2 अणु मिलाकर के द्वैणुक बना। तो द्वैणुक में कितने परमाणु हुए? तो 60 120। और 3 द्वैणुक मिलाकर के त्रेणुक, त्रसरेणु। तो त्रसरेणु में कितने परमाणु हुए? 360। और यहां से वायु की उत्पत्ति लिखी है उन्होंने। फिर यानी वायु की उत्पत्ति कहां से होती है? त्रसरेणु से। लेकिन त्रसरेणु भी हमारे लिए अदृश्य है। वायु दिखती है। अब त्रसरेणु के बाद जब और द्वैणुक मिलेंगे, उनमें मिलेंगे द्वैणुक ही, और आगे जो मिलते जाएंगे तो 3 द्वैणुक हो गए ये, फिर 4 द्वैणुक, 5 द्वैणुक, आगे चल करके फिर ये अन्य अग्नि, जल, पृथ्वी आदि ये बनते जाएंगे। सूर्य के प्रकाश में जो हमको धूल का कण दिखाई
वो त्रसरेणु शब्द से ही बोला है महर्षि दयानंद ने उसको। अब त्रसरेणु वैसे तो वायु के रूप में लिया गया है, लेकिन वहां क्योंकि वो जो प्रकाश आता है उसमें तीव्रता अधिक होती है। अब मान लो वही प्रकाश पूरे कमरे में हमने प्रकाश कर दिया, फिर बाहर से भी प्रकाश और लाएं, तब नहीं दिखाई देंगे। वो कमरे में अंधकार हो पूरा और फिर वो झरोखे से जो प्रकाश आ रहा है। अब ऐसे देखो यहां पर दिख रहा है कहीं उड़ते हुए त्रसरेणु? नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अंधकार कर दें, बाहर से फिर फोकस डालें, चाहे भले ही प्रोजेक्टर के द्वारा हम लाइट को लें, किसी प्रकार से लें, या आजकल वो जो बैटरी जैसी आती है छोटी छोटी तेज प्रकाश फेंकने वाली, तो उनको डालें, तो उस प्रकाश की धारा में वहां वो आपको दिखाई देंगे और वैसे नहीं दिखाई देंगे। चलिए, तो इस तरह से यहां एक तो अणु हो गया, अणु जिसको हमने कहा द्रव्य, और एक अणु हो गया परिमाण का नाम। ये भेद ध्यान रखना है। अणु परिमाण का नाम, छोटा परिमाण। तो अणु का कौन सा परिमाण है? अणु, यानी अणु अणु परिमाण वाला है। ठीक है। अब दो अणु बोले, एक अणु का अर्थ है द्रव्य, एक अणु का अर्थ है परिमाण। द्वैणुक भी अणु परिमाण वाला, और त्रिसरेणु से अब महत परिमाण प्रारंभ हो गया। अब आगे सब महत 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 ही होंगे पूरे। तो यहां उसने जब सिद्धांती ने महत शब्द से प्रयोग करते हुए कहा कि एकम इदम महच्च, ये वस्तु हमारे सामने घड़ा वृक्ष आदि ये एक है, और परिमाण कौन सा होगा इसका? अणु तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अणु तो द्वैणु तक ही है। महत परिमाण हो गया, तो महत है और एक है। अब पूर्व पक्षी क्या कहेगा इसको? वो तो अभी मानता ही नहीं। वो एक कहे तो कहे किसको? तो वो कहेगा कि अणु समूह का जो अतिशय यहां पर हो गया है उसमें महत का प्रयोग कर लेंगे। तो अणु समूह के अतिशय में यदि महत का प्रयोग करेंगे तो अणु, क्योंकि अणु परिमाण वाले होते हैं, अणु अणु परिमाण वाले होते हैं, महत परिमाण वाले होते ही नहीं, और उनके समूह को, उनके अतिशय को वो महत शब्द से प्रयोग कर रहा है। ये हो गया अतस्मिन तद, और अतस्मिन तद हुआ है तो उसको प्रधान की अपेक्षा रहेगी। और प्रधान तभी कह सकता है वो जब महत में महत का प्रयोग करे, महत में महत का प्रयोग करे। वो अणु में महत का प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए कोई दृष्टांत मिला ही नहीं। लेकिन बाद में जब उसने सोचा कि एक उसको दिखाई दिया, और दिखाई दिया तो उसने कहा कि देखो मैं अणु में ही महत का प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूं कि शब्द अणु है, शब्द अणु है, सूक्ष्म शब्द थोड़ा, और उसके साथ हम महान शब्द भी बोल देते हैं, यानी कि ये अणु शब्द महान है। अणु में ही महान का प्रयोग, अणु में ही महत शब्द का प्रयोग उसने किया। अणु महत है, यानी शब्द कैसा है? अणु, और ये महत है। अब अणु महत में हम कैसे घटाएंगे शब्द में दोनों चीजें? शब्द अणु है का अर्थ है छोटा वाक्य बोला किसी ने, ये क्या हो गया? अणु, क्योंकि अणु का अर्थ किया है इन्होंने अल्प और मंद, तो अल्प बोला, ह्रस्व, अल्प ह्रस्व बोलते हैं नहीं, तो छोटा वाक्य बोला, लेकिन बोला बहुत स्पष्ट, बहुत जोर से, तीव्र, तो महान भी हो गया वो, अणु भी हो गया। तो ये शब्द कैसा है? अणु होते हुए, तो उसने क्या प्रयोग कर दिया? अणु में महत का प्रयोग दिखा दिया। पीछे वो नहीं दिखा पा रहा था, पीछे क्योंकि अणु का परिमाण तो अणु ही होता है, द्वैणुक भी अणु होता है। अब शब्द में तो ये सिद्धांति भी नहीं कह पाएगा कि ये शब्द अणु है कि द्वैणुक है, क्योंकि द्रव्य तो है नहीं, शब्द गुण है। ये गुण में अणु, द्वैणुक, त्रसरेणु ये व्यवहार नहीं आएंगे। उसने कहा देखो यहां पर हमने प्रधान दिखा दिया ये, अब इसके आधार पर हम वहां अतस्मिन तद का व्यवहार भी कर लेंगे, गौण प्रयोग भी कर लेंगे। जब प्रधान प्रयोग मिल गया तो गौण प्रयोग की छूट मिलती है थोड़ी सी। फिर गौण प्रयोग की छूट तभी मिलती है जब प्रधान सिद्ध हो कहीं पर, आधार तो हो कहीं। घूमने वाली वस्तु कब घूमती है?
न घूमने वाली पर टिकी हुई हो, यह सिद्धांत नहीं है। साइकिल का पहिया क्यों घूम पा रहा है? क्योंकि उसके बीच में धुरा, और धुरा क्या है? ये ध्रुव, ध्रुव का बिगड़ के, या ध्रुव नहीं, धूर शब्द भी है संस्कृत का, धूर। ऋक् पूरब्धु पथाम आनक्षे, सूत्र है नहीं है? ऋक् पूर अप धूर पथाम, 4-5 शब्द समासांत के अधिकार में। ये अधिकार जानने बहुत आवश्यक होते हैं व्याकरण में। अधिकारों का पता न हो तो अर्थ का पता ही नहीं लगेगा, प्रकरण क्या है पता ही नहीं लगेगा। इसमें टचला है? हाँ, अब वो थोड़ा और अंदर घुसेंगे हम, लेकिन मैं कह रहा हूं एक मोटा मोटा भी पता हमें रहना चाहिए कि ये कहाँ का प्रकरण है। तो समासांतः का जो अधिकार चलता है पाद के और अध्याय भी, दोनों के अंत तक। तो ऋक् पूरब्धु, तो यहां साइकिल का पहिया क्यों घूम रहा है? न घूमने वाले के आधार पर हम गौण प्रयोग कैसे कर रहे हैं? प्रधान प्रयोग के आधार पर। कोई झूठ क्यों बोल रहा है? सत्य है इसलिए। हमने कहा कि 2 और 3, 2 और 2 5 नहीं है। हमने कहा 2 और 2 5 नहीं है। ये कैसे कह पाए हम? क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। अब आ गया समझ में? तो इस तरह से प्रधान की अपेक्षा पर ही गौण व्यवहार चलते हैं। तो उसने कहा देखो ये रहा प्रधान शब्द, अणु भी है और महान भी है। अब यहां सिद्धांति ने कहा कि ये जो आपने यहां महत् शब्द का प्रयोग किया शब्द के लिए, ये महत् का प्रयोग इयत्ता के लिए नहीं है। और वहां इयत्ता के लिए दिखा रहा था वो कि ये कुंभ महत् है। वहां महत् का अर्थ क्या था? इयत्ता, परिमाण, परिमाण ध्यान रखना, परिमाण। लेकिन ये शब्द में जो महत् का प्रयोग किया ये तीव्रता के लिए किया है, पटुता के लिए किया है, स्पष्ट बोला है, तेज बोला है, इसके लिए किया है। ये इयत्ता के लिए नहीं कि इतना लंबा 4 इंच तक बोला, 1 फुट तक बोला, ऐसे नहीं। इसलिए आपका ये जो दृष्टांत शब्द वाला महत् प्रयोग करके जो आप दिखा रहे हैं ये यहां नहीं घटेगा। क्योंकि आप ऐसा लाइए प्रधान प्रयोग जहां महत् शब्द परिमाण में आ रहा हो और एक में एक हो, यानी एक भी हो वो और महत् भी हो और साथ में परिमाण अर्थ हो उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कर पाया वो। तो ये यहां तक हमारा कल हो गया था। अब आगे चलते हैं, इसको आज पूरा करेंगे सूत्र को। अब अगला विषय उठाया संयोग। तो परिमाण के आधार पर उसने अवयवी को सिद्ध कर दिया। अब संयोग के आधार पर तो संयुक्ते इमे, ये विपरीत अल्पविराम में ले लें, ये दोनों संयुक्त हैं, संयोग से युक्त हैं। संयोग दिखाना है। अब ये जो संयोग है ये किस पर आश्रित है? 2 पदार्थ संयुक्त हैं तो किस पर आश्रित है ये? जैसे ये 2 हाथ मैंने ऐसे जोड़े तो ये जो संयोग बना बीच में ये किस पर आश्रित है? दोनों हाथों के ऊपर। हाँ, तो दोनों को एक साथ बोले तो कैसे बोलेंगे? द्वित्व, द्वित्व पर आश्रित है ये। तो संयोग इन दोनों में है। ठीक है, क्योंकि संयोग गुण है और गुण हमेशा गुणी में रहता है। तो गुणी कौन है? 2। बहुत सारे गुण ऐसे होंगे जो एक में एक ही होगा। जैसे वस्त्र में सफेदी है तो कितने वस्त्र में सफेदी है? आप एक को ही तो पकड़ोगे एक बार में और पूरी है उसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं आधी सफेदी इसमें है आधी इसमें है, दोनों को मिलाएंगे तो पूरी बनेगी, ऐसा होता है क्या? लेकिन संयोग और विभाग ये 2 ऐसे गुण हैं जो कि एक में कभी रह ही नहीं सकते। रह लेंगे एक में? संयोग और विभाग हमेशा तो और भी हैं, पृथक्त्व। एक ही वस्तु है, दूसरी है ही नहीं।
पृथकत्व नहीं, पृथकत्व का हल है, पृथकत्व। तो पृथकत्व भी दो में आश्रित रहता है। तो ये जो संयोग है ये द्वित्व पर आश्रित है, इसलिए द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। द्वित्व है समान आश्रय जिसका। अब समान से क्या अर्थ होगा यहां, यानी कि दोनों पर टिका हुआ है, ये एक पर नहीं है, समान रूप से दोनों पर। और उसमें ये भी नहीं कह पाएंगे आधा संयोग जो है वो आधा इसमें है और आधा इसमें है, आधा इस हाथ में और आधा इस हाथ में, क्योंकि संयोग गुण का आधा नहीं होता। आधा, पूरा, पौना, पौआ, चौथाई ये सब किस में घटेंगे, द्रव्यों में, ये इसमें नहीं घटेंगे गुण में। गुण आधा नहीं होता है कि केला खाया मिठास तो आई लेकिन आधी आई पूरा केला खा लेंगे तो पूरी हो जाएगी, आधा केला खा लिया है तो आधी मिठास तो आ गई है। कम मीठा एक अलग चीज है, कम का अर्थ आधा नहीं है। कम मीठा का अर्थ यह है कि जितनी चीनी डाली है उतना तो मीठा पूरा हो गया, उस चीनी में मिठास उतनी ही है। हाँ, अगर आप ये कहो कि नहीं चीनी में मिठास तो ज्यादा थी लेकिन ये आधी आई है इस दूध में अभी, तो आधी गई कहां फिर वो? या तो चीनी नीचे बैठी हुई है अभी लेकिन अब जब घुल गई चीनी पूरी तो चाहे एक दाना ही क्यों न डाला हो, उस एक दाने की मिठास पूरी पूरी आ चुकी है। चलिए, तो द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम। द्वित्व है समान आश्रय जिसका, ऐसी प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ संयोग, उसका ग्रहण हो रहा है यहां। अब आगे इसी की व्याख्या कर रहे हैं। पहले वार्तिक बोलेंगे कि द्वौ समुदायो, इसको अलग तोड़ देते हैं, समुदायो आश्रय, समुदायावाश्रय, ये हो गया आवादेश। और संयोगस्य आश्रय, इसका अन्वय कैसे करेंगे? संयोगस्य आश्रय द्वौ समुदायो। ये पूर्व पक्षी की ओर से सिद्धांती बोल रहा है कि पूर्व पक्षी से जब पूछा कि आप बताइए ये संयुक्ते इमे, ये द्रव्य, ये पदार्थ दोनों संयुक्त हैं, और हमने तो कह दिया जब ये संयुक्त हैं और दो में संयुक्त हैं, ये दो में आश्रय है संयोग का, और दो क्या है ये, एक ये और एक ये, तो एक क्या है? अवयवी। उसने सिद्ध कर दिया अवयवी, ये भी अवयवी और ये भी अवयवी, दोनों अवयवी हैं और उन पर आश्रित है ये संयोग। अब पूर्व पक्षी से पूछा आप बताइए संयोग किस पर आश्रित है? तो वो कह रहा है द्वौ समुदायौ आश्रय, संयोगस्य आश्रय द्वौ समुदायौ। संयोग का आश्रय कौन है? दो समुदाय। वो दो अवयवी कैसे कहे? उसकी तो नाक नीची हो जाएगी फिर उसके तो एलर्जी हो रही है ना अवयवी से, कैसे बोल पाएगा? तो समुदायौ आश्रय, समुदाय आश्रय हैं। अब समुदाय क्या है ये? तो प्रश्न स्वयं उठाया गया कि ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है इति चेत, तो उससे प्रश्न करेंगे कोयम समुदाय, ये समुदाय क्या है? समुदाय आप किसको कह रहे हैं? तो दो प्रकार से उसने उत्तर दिए या वो दे सकता है। पहला उत्तर है उसका प्राप्ति ही अनेकस्य। अब ये थोड़ा समझना ध्यान से, क्या कह रहे हैं ये? पूर्व पक्षी ने कहा कि अनेकस्य प्राप्ति ही समुदाय, इसको अध्याय कर लो यहां पर, अनेकस्य प्राप्ति ही समुदाय। दो बार ऐसी बोले, अंतिम बार तो आ ही रहा है, अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य समुदाय। ये समुदाय जो अंत में आ रहा है ये दोनों के साथ जुड़ेगा। यहाँ अल्पविराम ले लें इसको, प्राप्ति ही अनेकस्य, और दूसरा वाक्य बनेगा अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य समुदाय, दोनों के साथ लगा दीजिए, ठीक है। तो अनेकस्य प्राप्ति ही समुदाय, अनेक की प्राप्ति, ये अनेक क्या है? अणु, अणु नहीं, मैं अनेक शब्द का अर्थ कर रहा हूं अभी, अनेक का, अनेकस्य प्राप्ति ही। जैसे दो लकड़ी के टुकड़े जोड़े, या दो लकड़ी नहीं, एक लकड़ी और एक लोहा, कुछ भी ले लो आप, अब वहां जो एक लकड़ी का टुकड़ा है वो तो लकड़ी का टुकड़ा नहीं कहेगा उसको, वो क्या कह रहा है? ये अणुओं का समुदाय है। अब अणु है अनेक, उसमें कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, सब अपने 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 अपने
जैसे कोई बहुत सारी भीड़ जा रही है, अब उसमें बहुत सारे परिवार हैं, तो परिवार वाले कोई 5 का समुदाय, कोई 10 का समुदाय, कोई 1 का, कोई 2, 8 का, कोई कितने का, सबके आपस में संबंध है। किसी को पकड़ा, भाई आपका संबंध किससे है? हमारा इससे है। दूसरे को पकड़ा, आपका किससे? हमारा इससे है। तो अलग अलग जो अणु हैं सबका आपस में अलग अलग प्राप्तियां हो रही हैं। वो उससे जुड़ा, वो उससे जुड़ा, वो उससे जुड़ा। तो अनेक क्या हो गई है? सारे अणु, और उनका आपस में जो जुड़ना है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब संयोग, बस उस संयोग का ही नाम समुदाय है। अब ये समुदाय को अलग से कुछ नहीं बोल रहा है, ये अणुओं के समूह को नहीं कह रहा है अभी, ये अणुओं का जो आपस में संयोग है उसका नाम बोल रहा है समुदाय। तो प्राप्ति का अर्थ हो गया संयोग, ये क्या नाम? समुदाय। प्राप्ति जो है यहां पर अनेकस्य प्राप्ति, ये संयोग है, और संयोग किसको कह रहा है? समुदाय के लिए। अच्छा, एक तो ये इस तरह से उत्तर दे सकता है वो। दूसरा, प्राप्ति एक अनेक दूसरे प्रकार से दिखाएगा कि अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य। देखो यहां अनेकस्य में षष्ठी थी अवयवों के लिए, अनेकस्य जो पीछे कहा था ये अवयव में, अनेक माने अवयव और वही अणु है, और अनेका वा। अब यहां जो अनेक शब्द आ रहा है ये आ रहा है संयोग के लिए। अनेका प्राप्ति ही, बहुत सारे संयोग। किसके? एकस्य। वहां था अनेकस्य, यहां है एकस्य। अनेकस्य में अनेक अणु हो गए, एकस्य में एक अणु हुआ। तो एक अणु लिया, लकड़ी के टुकड़े में से एक अणु कोई लिया, अब वो अणु दूसरे से जुड़ा, फिर तीसरा एक और जुड़ गया आकर के, चौथा एक और जुड़ गया आकर के। जैसे देखा होगा आपने रेगिस्तान में कि जरा से रेत के कण कहीं अटक जाएं, हवा चल रही है और रेत के कण उड़ रहे हैं, और कहीं कोई टुकड़ा लकड़ी का पड़ा है या कोई ऐसी वस्तु पड़ी हुई है और वहां टकराए, वो टकरा के वो वहीं तो गिर जाएंगे। अब वो उससे जुड़ गए, अब वो ढेरी उठती 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 चली गई और आए वो सब जुड़ते ही चले गए, उससे पूरा जो है टीला बन जाता है। रेगिस्तान में देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पर हम लोगों के पहाड़ होते हैं तो स्थायी हैं, वो जहाँ है वहीं है, लेकिन रेगिस्तान के पहाड़ चलते फिरते होते हैं। शाम को हमने देखा कि यहाँ पर है, सुबह अगले दिन वो और कहीं मिलेगा आपको, और कहीं मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एक अणु है, उससे और जुड़ा करके फिर और जुड़ा, फिर और जुड़ा, नहीं एक अणु बीच में जो केंद्र बना हुआ है उससे और सारे जुड़ते जा रहे हैं। तो एक अणु के साथ में अनेका प्राप्ति ही, अनेक संयोग हो गए उसके साथ में, तो इसका नाम समुदाय है। संयोग यहां भी है, संयोग का ही नाम समुदाय। दोनों तरह से वो संयोग दिखा करके हैं। संयोग दो तरीके से कैसे? अब जो हमारे पास दो लकड़ी के टुकड़े हैं, अब वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं दिख रहा है उसको, उसे दिख रहा है ये भी संयोग है, अब हाथ को ले लो, ये भी संयोग और ये भी संयोग। अब ऐसे करके हम ये लाए, तो ये दो क्या जुड़े? संयोग जुड़े दो, और संयोग जुड़ करके बोध क्या हो रहा है? अब क्या बोध ऐसा हो रहा है कि दो संयोग जुड़े हैं? अब आगे देखिए, पहले स्वयं के शब्दों को पकड़ेंगे। पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो पूर्व पक्षी ने समुदाय को संयोग शब्द से परिभाषित किया और वो संयोग आपस में जुड़े, तो ये जो संयोग जो जुड़ करके, दो संयोग जुड़ करके जो एक अन्य संयोग बनेगा, अन्य प्राप्ति बनेगी, इस प्राप्ति का आश्रय क्या होगा? वो दो संयोग। जैसे सिद्धांति के पक्ष में दो अवयवी संयोग का आश्रय है, और पूर्व पक्षी के मत में ये जो दो संयोग जुड़ करके तीसरा संयोग बना, इस संयोग का आश्रय क्या होगा? वो दो संयोग। तो संयोग का आश्रय संयोग। अब संयोग के स्थान पर बोल दो आप प्राप्ति शब्द, प्राप्ति का आश्रय प्राप्ति। देखो वाक्य, प्राप्तेः अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः, प्राप्ति के आश्रित जो प्राप्ति होती है। अब संयोग बोल दो इसके स्थान पर, संयोग के आश्रित जो संयोग है उसका अग्रहण, ग्रहण नहीं होता।
अर्थ क्या है इसका? संयोग एक गुण है और गुण किसी गुण पर आश्रित, क्योंकि पूर्व पक्षी के लिए गुण ही तो हो गया, ये संयोग है पूरा, ये भी गुण है, ये भी गुण है। अब इन दो गुणों को जोड़ा तो एक संयोग गुण और आया, तो उस संयोग का कारण कौन होगा, आश्रय कौन होगा? ये दो संयोग, तो गुण का आश्रय गुण ही तो होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी प्राप्ति के आश्रित प्राप्ति कभी नहीं होती, अर्थात संयोग के आश्रित संयोग नहीं होता। संयोग हमेशा द्रव्य पर आश्रित होता है, संयोग पर आश्रित नहीं होगा। और संयुक्ते इमे वस्तुनि, यहां जो वाक्य हम बोल रहे हैं वस्तुओं को देख करके कि ये दोनों वस्तुएं संयुक्त हैं, तो क्या हमें ऐसा बोध हो रहा है यहाँ कि ये दो संयोग हैं, ये जुड़ गए हैं? इति न अत्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्यते। दो संयोग, प्राप्ति का अर्थ संयोग, द्विवचन, द्वे प्राप्ति दो संयोग संयुक्ते न गृह्यते, दो संयोग जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां तक आके समझ में नहीं, जटिल तो नहीं बन रहा है। तो ये तो उस पक्ष में हुआ जब उसने कहा कि प्राप्ति ही अनेकस्य। अब दूसरा वाला, अनेका वा प्राप्ति ही एकस्य। एक अणु है और बहुत सारे संयोग उसके साथ में इधर से उधर से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ जुड़ते चले गए। जैसे मैंने कल कहा था वही मधुमक्खी का दृष्टांत, रानी मक्खी के आसपास में बहुत सारी मक्खियां बैठ गई आकर के, जुड़ती गई, तो उसका नाम समुदाय है, अर्थात उस संयोग का नाम समुदाय। तो अनेक समूह समुदाय इति चेत, अनेक समूह समुदाय, यानी कि एक अणु के साथ में बहुत सारे जो अणु जुड़ते चले गए, पूरा समूह बन गया, तो ये जो संयोग हुआ है इसका नाम समुदाय यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो न, यहां विराम हटा करके अल्प विराम, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो यहां इस हाथ में अनेक संयोग, अनेक प्राप्ति वाला पक्ष ले रहे हैं, इस हाथ में अनेक संयोग और इसमें भी अनेक संयोग, ठीक है, इसमें भी अनेक संयोग, इसमें भी अनेक संयोग, तो अनेक दो जगह अनेक संयोगों का फिर एक संयोग, दो अनेक संयोगों का एक संयोग, यही तो हुआ। लेकिन ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो तीसरा संयोग हुआ इसका आश्रय कौन होगा? फिर इधर के बहुत सारे संयोग, इधर के बहुत सारे संयोग, तो दो से अधिक हो गए ना, इधर भी बहुत सारे संयोग, इधर भी बहुत सारे संयोग, ये बनेंगे आश्रय बीच वाले संयोग के। यद्यपि संयोग का आश्रय संयोग नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो ये भी बहुत सारे संयोग, ये भी बहुत सारे संयोग, और संयोग का सिद्धांत क्या है? दो पर होता है आश्रय। भंग हो जाएगा। वही आगे कह रहे हैं कि द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, द्वित्वेन समानाधिकरणस्य, दो वस्तुओं के साथ समान अधिकरण का ग्रहण होने से, उसी का अर्थ कर रहे हैं वार्तिक का कि द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ, ये दो अर्थ संयुक्त हैं, संयोग से युक्त हैं। इति ग्रहणे सति, ऐसा ग्रहण करने पर न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, अनेक समूहों के आश्रित जो संयोग है, क्योंकि वहां अनेक हो गए, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, इस लकड़ी के टुकड़े में भी, इस लकड़ी के टुकड़े में भी। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कहा है कि दो का ही संयोग हो रहा है, तो उसी से मतलब कि एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है। नहीं, एक वस्तु का ज्ञान नहीं, दो वस्तुओं का ज्ञान। दो वस्तुओं का मतलब कि एक संयोग के माध्यम, ना, संयोग एक है, संयोग से दो अवयवियों का ज्ञान होता है। यदि अनेकों का संयोग हो तो दिखाओ, अनेकों का संयोग दिखाओ। जैसे गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है, वहां आप दिखा सकते हैं कि देखो ये बहुत सारे दाने हैं, ये सब बहुत संयोग है ये तो, लेकिन एक गेहूं का दूसरे गेहूं संयोग, ये एक संयोग हुआ और दो पर आश्रित है। तीसरा गेहूं वो भी किसी से जुड़ा हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि एक गेहूं बीच में रखा हमने, ठीक है, जैसे मैंने अपनी उंगली यहां रख दी
अब एक व्यक्ति ने आकर के यहां उंगली छुआई, दूसरे ने इधर छुआई, तीसरे ने इधर छुआई, ठीक है। सुनो बात के लिए। अब यहां जो मैंने छुआई है, एक ये उंगली एक ये उंगली, दो पर आश्रित है ये संयोग। अब ये जो बनेगा दूसरे व्यक्ति छुआएगा जो, वहां दो द्रव्य, एक ये और एक दूसरी उसकी उंगली, वो अलग होगी, वहां भी संयोग दो पर ही आश्रित होगा। ऐसा संयोग दिखाओ जो तीन पर आश्रित हो। शंका युद्ध में जो आप, मैं भी यही पूछने वाला था, लेकिन मेरे समझ में आगे जवाब दो का है ना, जैसे हमने मेज जो टिकाने के लिए तिपाई ले लो आप, तिपाई सबसे अच्छा उदाहरण है। तिपाई ले लो, तिपाई में तीन है। अब तीन में ऐसा लगेगा कि तीन जुड़े हैं तो एक संयोग बना, नहीं, तीन में दो संयोग बने हैं, एक तिपाई ये एक तिपाई ये, एक इसका संयोग, फिर तीसरी और आई। अब तीसरी जो आई है तो तीसरी आएगी वो इससे भी जुड़ेगी, इससे भी जुड़ेगी, पहले वाली से, इससे जुड़ेगी वो अलग संयोग, इससे जुड़ेगी वो अलग संयोग है। नहीं, वो संयोग अलग अलग ही है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, दोनों का अलग अलग, मतलब कि वो क्रमशः संयोग होता है। हाँ, क्रमशः होता गया है। तो ये पक्का सिद्धांत है कि संयोग दो पर ही आश्रित होता है। हाँ, लकड़ी तीन लगाते हैं, खड़ी हो जाएगी तो एक लकड़ी तो वो देखने में व्यवहार में ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही संयोग है, लेकिन जब संयोग का हम निरीक्षण करेंगे बारीकी से, शक जब हो जाता ना, तीन जैसे तिपाई ना, जो कीली होती है ना जोड़ने वाली, वो एक ही लगी होती है तीनों में, इसीलिए ऐसा लगता है कि क्या नाम है कि संयोग एक है, लेकिन है तो। अब वो भी जो एक लगी है कील, अब वहां भी आप थोड़ा अंदर घुस जाओ उसके, कि कील का कुछ हिस्सा एक तिपाई से जुड़ा, एक बांस से जुड़ा, कील का अगला अंश थोड़ा दूसरे जुड़ा है। अब ये जो अंश है कील के, ये स्वयं अलग अलग द्रव्य बन जाएंगे। अब कीलों के जो अंश करेंगे हम, भाग करेंगे, ये भाग टुकड़ा क्या है? ये भाई लकड़ी को हमने काट दिया है, लंबी लकड़ी थी, टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, ये टुकड़े क्या है? ये स्वयं अवयवी है। जब तक हम अणु तक नहीं पहुंच जाएंगे ये अवयवी ही निकलते रहेंगे बीच में सारे। तो न अनेक समूहाश्रय संयोगो गृह्यते, देखो स्पष्ट है, ये अनेक समूह पर आश्रय संयोग गृहीत नहीं होता है। और दूसरी बात वो कहेगा कि अनेक समूह पर आश्रित है, ठीक है, लेकिन इन अनेक अवयवों, इन अनेक अणुओं में दो अणु भी तो आपस में जुड़े हैं, दो अणु जुड़े, फिर दो अणु जुड़े, फिर दो अणु जुड़े, फिर दो अणु जुड़े, ऐसे करके वो दिखाना चाह रहा है कि दो अणु, एक और एक, दो अणु को लिया उसने, उन बहुत सारे अणुओं में से दो अणु को लिया। तो कहता है कि संयोग देखो दो अणुओं में मिल तो रहा है, दो अणुओं में मिल तो रहा है। तो कहा कि न च द्वयोः अण्वोः ग्रहणम अस्ति। अब वहां वो बात आ जाएगी कि अणु होते हैं अतीन्द्रिय, उसको वो दिखाई ही नहीं सकता पूर्व पक्षी, अतीन्द्रिय को कैसे दिखा देगा? तो न च द्वयोः अण्वोः ग्रहणम अस्ति, इसलिए तस्मात् महति द्वित्वाश्रय भूते द्रव्ये, द्विवचन प्रथमा का, महत महति महांति, महत महति महांति। तो ये महति क्या है? ये स्त्रीलिंग का नपुंसकलिंग प्रथमा का द्विवचन, इसीलिए मैंने स्पष्ट किया। महति सुनते ही स्त्रीलिंग का एक वचन ध्यान आ जाएगा तुरंत। ये द्रव्य का है विशेषण, हाँ, जगत जगती जगंती, लेकिन वहां जगांति क्यों नहीं बोलते? महत महति महांति, तो जगत जगती जगांति है? शब्द महत है, महान कहाँ है? इधर महत है, उधर जगत है, हैं? आन महता क्यों लगेगा यहाँ? वो तो समास करते हैं तब लगता है। महत के तकार को आकार करता है, लेकिन समास करेंगे तो जैसे महापुरुष वहां लगा सकते हो आप। आन महता कहां से लगा दिया आपने? अरे अत्वसंत से ज्यादा तो अत्वंत है ये महत शब्द, जगत कोई अत्वंत थोड़ा ही है, ठीक है। सर्वनाम स्थान आगे आएगा, दीर्घ करेगा वो, शी है ना नपुंसक लिंग में, जशसु शी, शी सर्वनाम स्थानम, तो अत्वसंत से दीर्घ कर देगा। सूत्र बहुत दिमाग में स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर बिल्कुल, कि कौन सूत्र क्या कह रहा है। जैसे कोई बल्ब जलते ना, बहुत तेज प्रकाश आ रहा हो,
तो सूत्र में स्वयं बल्ब लगे हुए हैं इनमें, और बस एक स्विच दबाना होता है, वो सारे बल्ब दमक उठते हैं सब ये। वो स्विच ढूंढ लो कहां पर है। पूरी जगत में भी गा का आवरता ये अतु, अतु नहीं है, अतु वहां है। देखो अब आपने सही शंका की, आपने अत को पकड़ा, आपने सही पकड़ा कि महत अत, जगत अत, अंत में अत है नहीं, लेकिन सूत्र जो मैंने बोला वो क्या है, अत्वसंतस्य। अलग करो, अतु असंतस्य। अब अतु नहीं है ये, जगत जो बनता है ये अतु नहीं, क्षत्रिय प्रत्यांत है ये। क्षत्रिय क्या बचेगा, अत, अत्रि कह सकते हो आप इसको। और वहां क्या है, भातेर, कौन सा शब्द बोला मैंने, महत। महत में वो सूत्र उणादि कोश का है, ध्यान सूत्र क्या मेरे, वहां अतु प्रत्यय है, यानी कि उगित नहीं, वो तो भातेर डब तो भगवान को अलग है, वो डब तो ध्यान आ गया मुझे। ऐसा ही यहां पर अतु है। चलिए ये हो नहीं पाएगा, फिर ये अतु में उलझ जाएंगे तो तस्मान महति द्वित्वाश्रय भूते द्रव्ये, ये जो द्रव्य हैं दो, महति ये महत हैं, जैसे ये दो हाथ या ये दो लकड़ी के टुकड़े ये महत हैं, और द्वित्वाश्रय भूते, द्वित्व के आश्रय भूत जो संयोग है, संयोगस्य स्थानम, उसका ये स्थान है। स्थान का अर्थ आश्रय, यानी संयोग का आश्रय कौन है, द्वित्वाश्रय भूते महति द्रव्ये, जो द्वित्व रूपी आश्रय वाले हैं, आश्रय हैं, स्वरूप हैं, द्वित्व रूपी आश्रय स्वरूप हैं, और महत हैं और द्रव्य हैं। ऐसे द्रव्य संयोगस्य स्थानम, संयोग का स्थान है ये। तो इस तरह से संयोग दो पर आश्रित रहता है। अब यहां वैसे ये बात पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी, क्योंकि वो तो कोई ना कोई जो है छिद्र उसको देखने की आदत है, और वो छिद्र यहां भी निकाल रहा है, तो उसका आक्षेप भी सामने आएगा, उसका समाधान भी सिद्धांती करेगा। साथ साथ जो चार उपाय बताए थे विषय पूर्व पक्षी से पूछने के लिए, उसमें परिमाण, संयोग, स्पंद, तो स्पंद भी यहां से प्रारंभ हो चुका है आगे से। अर्थात ये जो आगे का विषय है ये स्पंद से भी जुड़ा हुआ है, और जो प्रकरण चल रहा है संयोग का, उसमें जो पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा उससे भी जुड़ा हुआ है। दोनों को मिला करके देखना इसको। अब तो पूर्व पक्षी क्या कहता है कि आप संयोग की रट लगाए जा रहे हैं, और संयोग के द्वारा अवयवी को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये संयोग तो है ही नहीं, ये है क्या संयोग? आप जिस पर गर्व करते हुए, जिसको आधार बना करके और अवयवी को सिद्ध कर रहे हैं, वो संयोग ही कुछ नहीं है। अच्छा, संयोग ही मानने, उसने संयोग को जो है समाप्त कर दिया, बिल्कुल आपस में रहने की संयोग को ही समाप्त कर दिया उसने। और क्या कहा कि प्रत्यासत्ति ही प्रतिघातावसाना संयोगो न अर्थांतरम इति, न अर्थांतरम इति चेत, तो ये बाद में कहेगा वो। यानी सिद्धांती पूर्व पक्षी की ओर से, उसकी ओर से बोल रहा है कि संयोग क्या है कि प्रतिघातावसाना प्रत्यासत्ति ही। प्रतिघात क्या है? एक हाथ इधर से चला, एक इधर से चला, और ये प्रतिघात हो गया, टकराना। दो गाड़ियां टकराती हैं, क्या होता है? प्रतिघात। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे आपने मुझे मारा, मैंने आपको मार दिया, बस आप यूं ला रहे हो। प्रति जहां आता है तो दो, देखो प्रति शब्द का हम जो उपसर्ग का जहां प्रयोग करते हैं वहां दो वस्तुएं होती हैं। जैसे हम कहें अयम मनुष्य ग्रामम प्रति गच्छति, तो ग्राम और मनुष्य दो बोलने पड़ेंगे आपको, वो अलग है। ऐसे यहां पर घात और प्रतिघात, तो प्रतिघात में ये भी दोनों की टकराहट आपस में हुई है। गुरुजी से अब ये मुझे मानना चाह रहे हैं, मैं हाथ लगा देता तो हो गया प्रतिघात। तो प्रतिघात हो गया। तो प्रतिघातावसाना, प्रतिघात पर अवसान हो जाता है जिसका, ऐसी जो प्रत्यासत्ति है, दोनों का आपस में जुड़ना, बस ये है संयोग।
अर्थात संयोग अर्थांतर नहीं है कोई, वो ये सिद्ध करना चाह रहा है न अर्थांतरम। प्रतिघात की समाप्ति वाला जो है प्रत्याशक्ति, प्रतिघात ही समाप्ति है जिसकी जो स्वरूप है उसका, ऐसा है। ऐसी प्रत्याशक्ति, ऐसी प्रत्याशक्ति निकट आ जाना, वो संयोग शब्द नहीं बोलेगा उसको, प्रत्याशक्ति बोल रहा है लेकिन संयोग नहीं बोलेगा, संयोग स्टेट बोलेगी इसको, क्योंकि सिद्धांति ने संयोग को आधार बना करके अभी को सिद्ध किया था। संयोग को ही करना चाह रहा है। वो कह रहा है संयोग नाम से कोई अलग वस्तु नहीं है, ये दो वस्तुएं थी और आपस में इनकी टकराहट हो गई, तो कोई नया तो बना नहीं, आप उसको नया मान रहे, एक और चीज उत्पन्न हो गई। अरे क्या उत्पन्न हो गई? अरे मैं जा रहा हूँ, खींच टकरा गया, बस उसमें उत्पन्न क्या हो गया? दो टकरा गए आपस में, बस उत्पन्न क्या हुआ है इसमें? उत्पन्न कुछ भी नहीं हुआ है नया, ये दिखाना चाह रहा है। न अर्थांतर इति चेत, ऐसा यदि वो जैसे दीवारों में मारा तो वो ब्लास्ट हो गया, तो उससे क्या बोलेगा? वही तो कह रहा है। देखो ब्लास्ट वाली आप अगली क्रिया में पहुंच गए, आपने ऐसे हाथ मारा, बस यहीं तो रुक जाओ, आगे जो होगा वो आगे की विवेचना अलग होगी, क्या क्या होना है आगे। नहीं कहना चाह रहा, संयोग नहीं है आगे तो फिर और बहुत कुछ होना है, फिर उन टुकड़ों कोई पकड़ेगा, वो किसी की चोट लगेगी, क्या क्या होगा पता नहीं, फिर घटना आगे घटती रहेंगी। लेकिन यहाँ इतना जो हुआ है, इतना जो हुआ बस। तो आपकी जो है ये जो गति हो रही थी, गति की समाप्ति हो गई, गति की समाप्ति हुई है, तो गति की समाप्ति में नई चीज क्या बन जाएगी? दो पदार्थों में गति हो रही थी, स्पंद हो रहा था, स्पंद भी साथ में चलना है, यहाँ पे ध्यान रखना। वो गति की समाप्ति हो गई, बस नया क्या बन गया? अरे कागज हमने फाड़ दिया, तो कागज हमने फाड़ दिया तो ठीक है, ये दो टुकड़े अलग अलग हो गए, इसमें विभाग नया उत्पन्न हो गया, ये क्या चीज है? संयोग और विभाग। तो वही यहां दिखा रहा है कि संयोग एक अर्थांतर नहीं है। तो सिद्धांति कहता है यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो न, ऐसा नहीं। क्यों? अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग अर्थांतर का हेतु होता है। देखो पीछे जो अर्थांतर शब्द था ये संयोग के लिए है कि संयोग कोई नया अर्थ, भिन्न अर्थ नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। यहां जो अर्थांतर है इसका तात्पर्य अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति का, अन्य अर्थों के उत्पत्ति का कारण है, अर्थांतर का हेतु है। संयोग से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, यदि हमने संयोग को हटा दिया तो अन्य जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे शब्द है, ये देखो ये शब्द सुनाई दिया, ये शब्द अर्थांतर है, या शब्द को भी निकाल दो कि शब्द कुछ भी नहीं है, शब्द अर्थांतर है। अर्थांतर का कारण कौन है? संयोग तो मानता नहीं, वो पूर्व पक्षी संयोग को मानता नहीं। नहीं, प्रतिघात तो ठीक है, दो वस्तुएं जुड़ गई, लेकिन शब्द कहां से आ गया? ये शब्द की उत्पत्ति का कारण ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं, और दोनों का संयोग को मान नहीं रहा है, वो कुछ संयोग हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं। तो शब्द की उत्पत्ति का कारण कौन है? वो संयोग ही है। तो संयोग को हम कैसे नकार देंगे? अब संयोग उत्पत्ति का जो कारण है शब्द की, ये कौन सा कारण है जरा बताना। शब्द की उत्पत्ति का ये असमवायी कारण बोलते हैं इसको, समवायी कारण नहीं, असमवायी। एक ही होता है, जैसे समवायी कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन असमवायी एक ही। समवायी कारण अनेक क्यों होंगे? वो भी एक ही होंगे, एक द्रव्य होगा। असमवायी कारण देखो, एक तो होता है समवायी कारण, उपादान कारण भी कहते हैं उसके लिए। जैसे सफेदी, वस्त्र में सफेदी है तो सफेदी का समवायी कारण कौन है? वो स्वयं वस्त्र। और सफेदी का असमवायी कारण कौन है? तंतुओं में सफेदी। ये आएगा जब वैशिष्टिक, तब समझ में आएंगी सारी बातें ये। और वस्त्र का समवायी कारण कौन है? जो कभी मैंने पूछा था, वस्त्र के रूप का समवायी कारण सफेदी का। वस्त्र का समवायी कारण कौन है? तंतु। वस्त्र का असमवायी कारण कौन है? तंतुओं का संयोग। अब वस्त्र में रूप ले लो, वस्त्र में रूप का समवायी कारण कौन है? वस्त्र।
वस्त्र में रूप का असमवायी कारण कौन है? तंतुओं में रूप। चलो छोड़ो अभी। तो संयोग से क्या क्या उत्पन्न होता है गिना रहे हैं। शब्द है, रूप आदि से और ले लो आप। शब्द रूप आदि और स्पंद आ गया। क्रिया भी स्पंद भी ये भी संयोग से उत्पन्न होती है नहीं? अरे कोई वो कंचा खेलते हैं बच्चे, तो एक कंचा यहाँ रखा है, अब ऐसा कंचा दूसरा, तो संयोग हुआ उस कंचे से, एक कंचे का दूसरे का, अब वो चल पड़ा आगे को। नहीं, मूल कहाँ से हुआ? प्रारंभ संयोग हुआ है, वेग तो बाद में उत्पन्न होगा, वेग तो बाद में उत्पन्न होगा है? तो यहाँ जो है संयोग से क्रिया उत्पन्न हो गई। तो स्पंद, तो शब्द रूप आदि स्पंदा नाम हेतु संयोग। बिलियर्ड देखो, बिलियर्ड खेलते हैं, बिलियर्ड गेम होता है तो वहां भी क्या करते हैं, वो गेंद दूसरे पे। और कैरम बोर्ड ले लो, कैरम बोर्ड में भी ऐसे ही है, एक से दूसरे को सरकाते हैं। तो इस तरह से संयोग से स्पंद उत्पन्न होता है। इन सब का हेतु है ये संयोग। हेतु माने कारण रहेगा, असमवायी कारण ही ध्यान रखना। तो न च द्रव्योः गुणांतरोप जननम अंतरेण, दो द्रव्यों में, द्रव्योः न को बाद में लगाना, दो द्रव्यों में गुणांतरोप जननम अंतरेण, किसी भिन्न गुण के उत्पत्ति के बिना, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा संयोग नाम का कोई भी गुण उत्पन्न नहीं हुआ है, उसकी उत्पत्ति के बिना। समझ आ गया? शब्दे शब्द में, रूपादिषु रूपादि में, स्पंदे स्पंद में, कारणत्वम न गृह्यते। न यहां लगा लो। यदि हम दो द्रव्यों में गुणांतर की उत्पत्ति न माने, दो द्रव्यों के मिलने पर संयोग रूपी जो गुणांतर है उसकी उत्पत्ति उपजनन न माने, तो रूपादि में, शब्द में, स्पंद में, इन सब में कारणत्व, कौन कारण है, ये फिर गृहीत नहीं हो पाएगा। ठीक है? अर्थात संयोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि संयोग इन सब की उत्पत्ति में कारण बन रहा है। और ये उत्पन्न है, ये पूर्व पक्षी भी नहीं नकार सकता है इसको, कि वो कहे नहीं शब्द भी नहीं है, रूप भी नहीं है, स्पंद भी नहीं है। फिर तो हम कहेंगे उससे पूर्व पक्षी तू भी नहीं है, फिर ये तू खंडन कर रहा है, तू भी नहीं है, क्योंकि तू खंडन कर रहा है बोल बोल के शब्द, और शब्द है नहीं, कुछ नहीं है फिर तो। तस्माद, इसलिए गुणांतरम, गुणांतर है। कौन कौन? संयोग, यानी भिन्न गुण है, ये नया गुण है, ये नया गुण उत्पन्न हुआ है, और उस गुण से ही शब्द रूप आदि भी ये उत्पन्न होते हैं। यहां विराम लगा लें गुणांतरम के आगे। आगे ये वार्तिक आ रहा है, ये वार्तिक की दृष्टि से इन्होंने नहीं छापा है, इसको वार्तिक के रूप में लेना है। प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेधो वा, यहां तक। इस सूत्र के 22वां ये है, 22वां वार्तिक हमारा। अच्छा, आपकी संख्या पड़ी हुई, हाँ संख्या है उसमें, ठीक है। तो प्रत्यय विषयश्च, अब पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है, नहीं सिद्धांति ही कह रहा है अभी, कि प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम, अर्थांतर जो भी होता है, अर्थात जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है, वो चाहे गुण हो या द्रव्य हो या कुछ भी हो, क्रिया हो, तो वो कैसा होता है? प्रत्यय विषय, ज्ञान का विषय होता है वो। अर्थांतर ज्ञान का विषय होता है। प्रत्यय विषय अर्थांतरम, जब भी हमें कोई ज्ञान होगा और ज्ञेय न हो तो ज्ञान की सत्ता रह पाएगी? ज्ञान यदि हुआ है तो अर्थांतर भी होगा। ठीक है? तो प्रत्यय विषय अर्थांतरम, प्रत्यय का विषय, ज्ञान का विषय अर्थांतर होता है। अथवा तत्प्रतिषेध होगा, या उसका प्रतिषेध,
जैसे गाय है, गाय के होने का ज्ञान, अथवा गाय नहीं है तो नहीं होने का भी ज्ञान, ये भी नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। गाय नहीं है, ये भी नया ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो या तो किसी वस्तु का प्रतिषेध या किसी वस्तु की सत्ता, ये अवश्य होने चाहिए। कब? जब कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान न होने का हो या होने का हो, ये सिद्धांत है। पीछे भी चर्चा इस पे आ चुकी है कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण जहां था वहीं पर कि ये जो प्रमाण है ये वस्तु की सत्ता का भी द्योतन कराते हैं और वस्तु के अभाव का भी। अब इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अब ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है सिद्धांती? संयोग को, कि पूर्व पक्षी ने कहा संयोग नहीं है, ठीक है, तो संयोग न होने का उसको ज्ञान हुआ। बात समझना पहले। उसने कहा, क्या कहा? देखो वाक्य पकड़ो उसका, संयोगो न अर्थांतरम, है उसका वाक्य। संयोग अर्थांतर नहीं है। जैसे मैं कहूं कि यहां इस कमरे में गाय नहीं है, तो क्या अर्थ हुआ? बाहर कहीं होगी। सत्ता तो है कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं। उसने कहा कि संयोग नहीं है, तो क्या अर्थ हुआ? ये तो है संयोग। जिसका तो निषेध कर रहा है, वो निषेध कर किसका रहा है? प्राप्त सत्याम निषेध। प्राप्ति यदि नहीं है तो निषेध होगा। अब इस वाक्य को पता है लोग मूर्ति पूजा कहाँ लगाते हैं? अच्छा, हाँ, मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा से वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ, कि वेदों में कहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। तो वो कहते हैं अगर ये प्रतिमा का निषेध कर रहा है ईश्वर, तो निषेध होता है प्राप्त सत्याम। कहीं प्रतिमा होती है तभी तो कर रहा है निषेध, प्रतिमा होती है तभी निषेध कर रहा है। तो। लेकिन यहाँ कैसे उत्तर दोगे फिर आप? उत्तर कैसे दोगे? हमेशा जो है देखो फिर समझो। जैसे मैंने कहा इस कमरे में गाय नहीं है, क्या अर्थ हुआ इसका? इस कमरे में गाय नहीं है, बाहर है, कहीं भी है, यहाँ नहीं है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की प्रतिमा नहीं है। क्या अर्थ हुआ? किसी और की है। अरे किसी और की है, नहीं किसी और की है, ठीक है। प्रतिमा तो है, प्रतिमा तो है, लेकिन किसी और की है। हो गया उत्तर। और यहाँ पूर्व पक्षी क्या कहता है कि परमात्मा की प्रतिमा है तभी तो कह रहा है निषेध वो। अरे जब मैं कह रहा हूं इस कमरे में गाय नहीं है, तो गाय होते हुए कह रहा हूं गाय नहीं है। ईश्वर अपनी प्रतिमा है ये मानते हुए कह रहा है प्रतिमा नहीं है मेरी, और किसी की है, मेरी नहीं है। प्रतिमा तो है ये, लेकिन उसकी नहीं है। हो गया उत्तर। तो यहां भी जो संयोग का निषेध दिखा रहा है वो, तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, वस्तु की सत्ता का और वस्तु के अभाव का। तो अभाव का ज्ञान उसको हो रहा है ना, तो अभाव का ज्ञान हो रहा है तो कहीं ना कहीं भाव है। और उसने कहा कि संयोग है ही नहीं। तो उदाहरण दिया ऐसे, कुंडली गुरु, गुरु कैसा है? कुंडल वाला। नहीं ऐसा नहीं, कुंडली गुरु मतलब भाई है। नहीं, कुंडल पहने हुए। अच्छा, पहनते होंगे कुंडल। गुरु अच्छा। क्या है उसमें भाई? उस समय बादशाह जी के समय में हो सकता है ज्यादा पहनते हो। वैसे मेरे भी कान छिदे हुए हैं, पहनता था पहले में, अब नहीं है। पहले तो बचपन में कान छिदे गए थे, कर्ण छेद संस्कार हुआ है, छिद्र हैं, बने हुए हैं अभी भी। तो बहुत दिन तक डाले, कई वर्षों तक मैंने पहना है। वो जो सोने की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बाली सी जो है, चिपटी हुई रहती है। तो कुंडली गुरु। अब यहाँ पर कुंडल का और गुरु के कान का, गुरु का मतलब गुरु के कान का संयोग संबंध दिखा रहे हैं नहीं। तो यहाँ तो सत्ता का ज्ञान हुआ, कुंडल और गुरु के कान का संयोग, ये सत्ता का ज्ञान हुआ। और अकुंडल छात्र, छात्र अकुंडल। अब छात्र भैया किंचन होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे कुंडल पहनने के लिए? गुरु को तो लोग दान में दे गए होंगे। और छात्र बेचारे वो तो विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं। तो अकुंडलश छात्र। अब यहां क्या दिखा रहे हैं? उस कुंडल का अभाव। ज्ञान तो यहां भी हो रहा है ना।
अकुंडल जब बोला कि छात्र अकुंडल है, कुंडल वाला नहीं है, तो इसका अर्थ कुंडल वाला कोई तो है, वो गुरु में दिखा दिया। यानी कि दोनों उदाहरण दिखा दिए, एक जगह उसका अभाव और एक स्थान पर उसका भाव। अब आपने यहां पर, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, आपने यहां पर संयोग का अभाव दिखाया, तो संयोग का भाव और दिखा दो मैं कहां पर है। अब वो कैसे दिखा दे, दिखा दिया तो सिद्ध हो गया फिर तो ये हैं तरीके बातचीत करने के। तो यहां कुंडली गुरु अकुंडल छात्र इति। तो संयोग बुद्धेश्च, संयोग बुद्धेश्च यदि अर्थांतरम न विषयः, संयोग जो हो रहा है, संयोग बुद्धि जो हमारी बनी दो वस्तुओं के जुड़ने पर, और ये जो संयोग बुद्धि है, संयोग रूपी ज्ञान, ये यदि अर्थांतर नहीं है, संयोग बुद्धिश्च यदि अर्थांतरम न विषयः, कोई अर्थांतर यदि विषय नहीं है, तो फिर अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय। ठीक है, जब कहा गया कि छात्र के पास कुंडल नहीं है, तो प्रतिषेध कर रहे हैं हम किसका? कुंडल का। हमारा प्रतिषेध्य विषय क्या है? कुंडल। तो कुंडल जब प्रतिषेध्य विषय है, तो वही कह रहे हैं कि अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय, तो वो विषय बन गया। अर्थांतर तो है, अर्थांतर तो है, लेकिन यहां नहीं है, बस चाहे भाव का हो, उस स्थान पर दिखा रहे हैं भाव उसका। तो संयोग बुद्धेश यदि अर्थांतरम न विषय अर्थांतर प्रतिषेध स्तर ही विषय। तो अब उससे कह रहे हैं पूर्व पक्षी से कि अब आपको तत्र प्रतिषिध्यमान वचनम, प्रतिषेध जिसका किया जाता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिषिध्य। ठीक है, तो प्रतिषिध्यमान वचन वो आपको बताना होगा। प्रतिषिध्य कौन होगा यहां पर? संयोग। संयोग का वचन आप बताइए वो कहां है और अन्यत्र। तो इस तरह से वो नहीं बता पा रहा है। तो संयुक्ते द्रव्ये इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम, क्योंकि यही तो व्याख्या होगी इसकी, वास्तव में करेंगे तो अकुंडल छात्र के रूप में कि संयुक्ते द्रव्ये इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम इह प्रतिषिध्यते। भाई आपने कहीं और देखा होगा इस अर्थांतर को, और यहां आप कर रहे हैं उसका निषेध। यह प्रतिषिध्यते तद वक्तव्यम, वो आप बताइए आपने अन्यत्र संयोग को कहां देखा था। अब इसका कोई भी उत्तर उसके पास नहीं है। इसलिए फिर अंत में कहा कि द्वयो, ये निष्कर्ष हो गया। ये देखो स्पंद आ चुका है, इसमें ध्यान रखना। अच्छा, स्पंद का भी उत्तर पूरा हो गया है, क्योंकि क्रिया का आश्रय हमेशा द्रव्य ही होता है, अवयवी ही होता है। तो द्वयोर महतो आश्रितस्य ग्रहणात् न अणु आश्रय इति। संयोग जो होता है ये दो महान महत परिमाण वाले द्रव्यों पर आश्रित होता है, ये अणु पर आश्रित नहीं होता। अब जाति को लिया अंत में। जाति विशेषस्य प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य अप्रत्याख्यानम। जाति विशेष का भी, कैसी है जाति विशेष? ये प्रत्यय अनुवृत्ति लिंग है जिसका। प्रत्यय माने ज्ञान, अनुवृत्ति का अर्थ बार बार। ये गाय, फिर दूसरी देखी ये भी गाय, तीसरी देखी ये भी गाय, ये प्रत्यय की अनुवृत्ति हो रही है। यहां प्रत्यय हुआ, फिर यहां प्रत्यय हुआ, फिर यहां प्रत्यय हुआ। बस यही पहचान है जिसकी। लिंग माने पहचान। तो प्रत्यय की अनुवृत्ति, प्रत्यानुवृत्ति लिंगम यस्य तस्य प्रत्यानुवृत्ति लिंगस्य। प्रत्यय की अनुवृत्ति लिंग है जिसका, ऐसी जाति विशेष। ठीक है, अप्रत्याख्यानम, उसका भी आप प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी से कह रहे हैं आपको वो माननी पड़ेगी। जाति होती है, और जाति होती है ये मानोगे तो जाति का आश्रय भी आपको बताना पड़ेगा। और यदि प्रत्याख्यान करते हो, प्रत्याख्याने वा, तो प्रत्यय व्यवस्था अनुपत्ति ही। फिर ये जो प्रत्यय की व्यवस्था हो रही है, ज्ञान हो रहा है हमें भिन्न भिन्न बहुत सारे व्यक्तियों में कि एक जाति है इनमें कोई, ये जो ज्ञान हो रहा है, इस व्यवस्था की अनुपपत्ति असिद्धि हो जाएगी। वो ज्ञान नहीं हो सकता। कोई नहीं कह पाएगा ये भी गाय है, ये भी गाय है। ये कैसे बोध करेंगे फिर?
ये वार्तिक है आगे कि व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते है अधिकरण वचनम। व्यधिकरण का अर्थ है अधिकरण का न होना, क्योंकि पूर्व पक्षी यदि कहे कि जाति का अधिकरण नहीं है तो व्यधिकरण से अनभिव्यक्ते है, जो अधिकरण नहीं है, अधिकरण न माने जाति का हम कोई, क्योंकि सिद्धांती तो अवयवी मान रहा है जाति का अधिकरण, तो अधिकरण यदि नहीं माना जाएगा अर्थात व्यधिकरण अधिकरण का अभाव, तो उसकी अनभिव्यक्ति है, फिर जाति की अभिव्यक्ति हो नहीं पाएगी। जाति का आश्रय यदि हम उसको नकार दें, निषेध कर दें उसका, तो जाति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अधिकरण वचनम, अधिकरण तो कहना होगा, अधिकरण उसका स्वीकार करना होगा। अब यदि पूर्व पक्षी कहे, क्योंकि वो तो मानेगा नहीं अवयवी को, सिद्धांति तो कह देगा जाति का अधिकरण है क्या, ये अवयवी, ये गो नाम का जो अवयवी है, वृक्ष नाम का अवयवी, ये जाति का अधिकरण है। लेकिन पूर्व पक्षी क्यों कहेगा उसको, तो क्या कहेगा फिर, अणु समवस्थानम, बस उसी पे लगा हुआ है वो तो बार बार, कि अणुओं का जो यहाँ पर एक समवस्थान हो गया है, जुड़ गए हैं आपस में बहुत सारे अणु, एक स्थान पर आ गए हैं, समवस्थान, सम्यक रूप से अवस्थान, बस ये है उसका अधिकरण जाति का। अणु समवस्थानम विषय इति चेत, अब उससे हम प्रश्न करेंगे कि प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम। सामने वृक्ष है और वृक्ष में उसने कुछ अवयव देखे, कुछ अणु सामने वाले, उनकी प्राप्ति हुई, उसमें है जाति, अथवा अप्राप्त जो और रह गए इधर उधर के, बीच के, उधर पीछे के बहुत सारे रह गए ना एक देश, वो अप्राप्त हैं, तो उनमें है जाति। किसमें कहेगा वो, आपको सामर्थ्य उसकी बतानी होगी। समर्थता, जाति की समर्थता किसके साथ है, प्राप्त के साथ है या अप्राप्त के साथ है, प्राप्त अप्राप्त सामर्थ्य वचनम। अब दोनों विकल्पों को लेते हैं। किम अप्राप्ते, प्रश्न है अभी, किम अप्राप्ते, वार्तिक है ये, वार्तिक का अर्थ कर रहे हैं पहले, किम अप्राप्ते अणु समवस्थाने तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्यते, अर्थात जो अणु अप्राप्त हैं, किम अप्राप्ते, जो अणु उसने नहीं देखे हैं, अणु समवस्थाने, अप्राप्ते अणु समवस्थाने, बिना अणुओं के देखे, जो अणु दिख नहीं रहे हैं, जो अणुओं का समवस्थान उसके लिए अप्राप्त है, और उसके आश्रय जाति है, जाति विशेषो गृह्यते, क्या ऐसा है, अथ प्राप्ते इति, ये वार्तिक का अर्थ हो गया। अब एक एक का विकल्प दोनों का देख ले रहे हैं, पहले वाला लिया, अप्राप्त वाला। अब वो कहता है पूर्व पक्षी के अप्राप्त में है ये, अप्राप्ते ग्रहणम इति चेत, यानी जो अणु मेरे लिए अप्राप्त हैं उनमें है जाति, तो ये वाक्य अच्छा रहेगा उसका। ये तो फिर प्राप्ति मान ली उसने, अन्य अणुओं की प्राप्ति, क्योंकि बिना प्राप्त हुए जाति का ग्रहण हो कैसे गया फिर। अप्राप्ते ग्रहणमिति चेत, तो व्यवहितस्य अणु समवस्थानस्य, जो अणु समवस्थान अभी व्यवहित है, जिसका अभी उसको प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो उसकी भी उपलब्धि प्रसंग, उसकी उपलब्धि, उसका ज्ञान, उसकी प्राप्ति उसको माननी पड़ेगी। और ऐसा होता नहीं, क्योंकि सारे अणु एक साथ दिखाई दे ही नहीं सकते। ते व्यवहिते अणु समवस्थाने, ते माने तेरे, तब मते, तेरे मत में व्यवहिते अणु समवस्थाने, जो अणु समवस्थान व्यवहित है, व्यवधान से युक्त है, तदाश्रयो जाति विशेषो गृह्येत, उसके आश्रित जाति विशेष का ग्रहण होना चाहिए। जो अणु समवस्थान व्यवहित है उसके आश्रित जाति विशेष का ग्रहण कब हो पाएगा, जब आपको उनकी प्राप्ति भी होगी, प्राप्ति माननी पड़ेगी आपको, और प्राप्ति हो नहीं सकती। और प्राप्ते ग्रहणमिति चेत, जितना भाग पूर्व पक्षी को दिखाई दे रहा है उतने में ही वो जाति यदि मानता है तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। फिर क्या आएगी कि मध्य पर भागयो हो अप्राप्तौ अनभिव्यक्ति ही, मध्य भाग, पर भाग, पीछे का, इनकी तो अप्राप्ति है, और इनकी अप्राप्ति होने पर जाति की अनभिव्यक्ति होगी, जाति अभिव्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जाति तो पूरे सारे समवस्थान में है, अणु समवस्थान में, और उसको प्राप्त कितना हुआ है, थोड़ा भाग,
तो मध्य भाग रह गया, पर भाग रह गया, बहुत सारा रह गया। अब इसका उत्तर वो ये देता है कि जितना मुझे प्राप्त हो गया है उतने में ही है जाति। ठीक है, यावत प्राप्तम भवति, जितना मुझे दिख रहा है, मैं क्यों मानू सारे में, जितना मुझे दिख रहा है, यावत प्राप्तम भवति तावती सप्तमी, उतने में, उतने भाग में अभिव्यक्ति ही जाति प्रकट हो रही है। इति चेत, ऐसा यदि वो कहता है तो क्या होगा फिर कि तावतः अधिकरणत्वम अणुसमवस्थानस्य, अणुसमवस्थानस्य, जितना भाग उसको अणु का दिखाई दिया है, अणुसमवस्थान, उतने का तावतः अणुसमवस्थानस्य अधिकरणत्वम, उतने अणुसमवस्थान का अधिकरणत्व प्राप्त हो रहा है, अर्थात उतने में जाति उसको माननी पड़ेगी। यही तो होगा फिर। अब क्या होगा कि यावती प्राप्ते जाति विशेषो गृह्यते, जितना भाग उसको प्राप्त हो गया है, सप्तमी है यावती है, उसमें जाति विशेष यदि वो पकड़ रहा है, उसी खोला है पीछे वाले वाक्य को, तावद अस्य अधिकरणम, उतना ही भाग उस जाति का अधिकरण है, इति प्राप्तम भवति, ऐसा प्राप्त हो रहा है। उसके लिए अधिकरण हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, फिर क्या होगा आगे कि तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थ भेदः, एक समुदाय प्रतीयमाने, ये जो प्रतीयमान एक समुदाय जो कह रहा है अणुसमवस्थान, पूरा एक समुदाय, और उसमें उसने थोड़े वाले अंश में जाति को मान लिया, तो फिर कुछ भाग पीछे का रह गया, अब उधर घूम के गया वो, वहां कुछ अणुसमवस्थान उसको प्राप्त हुआ, फिर उसमें एक जाति वृक्ष, फिर दाएं बाएं से देखा, किसी शाखा को देखा, किसी पत्ते को देखा, थोड़ा हिस्सा दिखा, ठीक है, कोई एक टहनी दिखी, ये अलग 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 जो उसको अणुसमवस्थान दिख रहे हैं, भाग दिख रहे हैं, वो सब अर्थ भेद, भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न वृक्ष ये बनेंगे कि नहीं? तो एक वृक्ष में कितने बन जाएंगे उसके फिर, और सारे पूर्ण होंगे, फिर जाति अधूरी होती नहीं कभी। तो सही है उसका सिद्धांत। तो तत्र एक समुदाय प्रतीयमाने अर्थभेदः, फिर क्या होगा कि एवं च सति, ऐसा होने पर यो अयम अणु समुदाय वृक्ष इति, जितना अणु समुदाय उसने देख लिया वो क्या है, वृक्ष इति प्रतीयते, वो वृक्ष लग मान रहा है नहीं उसको, और फिर पीछे को देखा और तरफ देखा जा जाके, तत्र वृक्ष बहुत्वम प्रतीयेत, तो बहुत सारे वृक्ष। अब कितने मानेगा वो वृक्ष, आप बताइए कितनी कल्पना करेगा? वृक्ष ही वृक्ष होंगे उसके दिमाग में। यत्र यत्र, ये तत्र को यत्र कर लेना दूसरा भी, यत्र यत्र ही अणु समुदाय से भागे वृक्षत्वम गृह्यते, जितने जितने अणु समुदाय के भाग में वृक्षत्व गृहीत हो रहा है, स वृक्ष, वो एक एक नया नया वृक्ष हो जाएगा। अब उससे पूछना आप, कितने वृक्ष दिख रहे हैं तुझे? कि एक इधर से दिख रहा है, एक पीछे से दिख रहा है, एक दाएं से, एक बाएं से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी दिख रहा है। तस्मात, अब ये अंतिम निष्कर्ष निकाला, प्रकरण समाप्त हो रहा है। तस्मात समुदित अणु समवस्थानस्य, समुदित मिला हुआ पूरा इकट्ठा, अणु समवस्थानस्य, और वो भी क्या है अणु समवस्थान? पूर्व पक्षी की दृष्टि से केवल एक अणु समवस्थान है, सिद्धांति की दृष्टि से क्या है वो अणु समवस्थान? अर्थांतर, अर्थांतरस्य, अर्थांतर क्या है? अवयवी है। तस्मात्, इसलिए समुदित अणु समवस्थानस्य अर्थांतरस्य, समुदित जो अणु समवस्थान है वो क्या है? अर्थांतर, अर्थांतरस्य, इस अर्थांतर का जाति विशेष अभिव्यक्ति विषयत्वात्, जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय होने से, अर्थात अवयवी जो कि अणु समवस्थान है, ये जाति विशेष की अभिव्यक्ति का विषय है। विषय माने आधार, उसका जो ज्ञान हो रहा है जाति का, उसका विषय क्या है? ये अर्थांतर, अवयवी है। इसलिए अंत में कहा अवयवी अर्थांतर भूतः, इसलिए अवयवी ये एक भिन्न पदार्थ है, उसकी सत्ता है, और ये अवयवों से भिन्न है, अवयवों पर आश्रित रहते हुए भी अवयवों से भिन्न है। जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि अवयवी का ज्ञान जो हमें होता है ये अवयवों पर आश्रित अवश्य है,
लेकिन उनसे भिन्न है। क्यों है भिन्न? क्योंकि हमें अवयव थोड़े दिखाई देते हैं, अवयवी पूरा दिखाई देता है, तो आपको अलग मानना पड़ेगा कि नहीं उससे भिन्न? हाँ तभी तो, क्योंकि वो तो बहुत सारे अवयवों पर आश्रित है और हमने कितने अवयव देखे? थोड़े से। और ज्ञान हो रहा है पूरे अवयवी का, तो आपको अगर उतना ही जितने अवयव दिख रहे हैं उतने ही अवयवी का ज्ञान होगा, तब तो आप कह सकते हो अर्थांतरभूत नहीं है ये इतने में इतना ही था, बस वो मिल गया मुझे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम जब वृक्ष को देखते हैं तो ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये आधा वृक्ष या चौथाई दिखाई दे रहा है। एक डाली एक पत्ता, वृक्ष रूपी बोध, वो तो आपने फिर अवयवी बोल दिया नया। डाली बोली, डाली एक नया अवयवी है। आपने फल बोला वृक्ष का, फल एक नया अवयवी है। आपने तना बोल दिया, वो नया अवयवी है। लेकिन पूर्व पक्षी से यदि पूछेंगे कि ये फल जो तूने कहा ये क्या है, वो फिर कहेगा अणुओं का समुदाय। फिर अणुओं का समुदाय, उसके अणु देखे उसने, थोड़े थोड़े, ये गूदा है, ये बीज है, ये इसका छिलका है। अब ये छिलका क्या है? फिर अणुओं का समुदाय। उसको अंत में कहाँ पहुंचना पड़ेगा? वही अणु पे जाकर के, उसकी पराकाष्ठा वहीं तक होगी। तो वो कभी भी ये व्यवहार लोक में नहीं कर सकता। कोई भी व्यवहार हो ही नहीं सकता बिना अवयवी। तो ये आपकी प्रत्यक्ष की परीक्षा पूरी हुई। अब अनुमान की चलेगी। प्रणोध्वनि। ओ